नमस्कार मित्रों, महाभारत जो कि हिंदुइज्म में प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाकाव्य जो कि रामायण है। इसकी तो कहानी आपको पता ही होगी। महाभारत कुरुक्षेत्र वॉर में चचेरे भाई कौरवों जो कि 100 थे और पांडवों जो कि 5 थे, उनके बीच के संघर्ष को बताता है। दोनों साइड में कहीं और भी योद्धा होते हैं, जैसे कि कौरवों की साइड में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और ये सब, और पांडवों की साइड में कृष्ण जो कि निरस्त्र थे, यानी उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, अभिमन्यु, घटोत्कच और ये सब होते हैं। कौरवों की साइड को अधर्म माना जाता है और पांडवों की साइड को धर्म। इसी कारण इसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता है और आखिर में पांडव जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या महाभारत सच में हुई थी या ये बस एक फिक्शनल स्टोरी है। इसमें कितने पर्व और उपपर्व है, इस पर स्कॉलर्स का क्या कहना है, और अगर महाभारत हुई थी तो इसकी एक्चुअल डेट क्या है। तो चलिए इसी डिटेल्स के साथ आज के इस वीडियो में महाकाव्य महाभारत को डिटेल में समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पूरी महाभारत में बस वॉर ही दिखाया गया हो। इसमें फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक और डिवोशनल यानी भक्ति भी इंक्लूड है, जैसे कि 4 गोल्स ऑफ लाइफ। गोल्स ऑफ लाइफ यानी पुरुषार्थ। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये बी आर चोपड़ा की महाभारत का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें आता है, कथा है पुरुषार्थ की, ऐसा कुछ करके। कथा है पुरुषार्थ की। 4 लक्ष्य जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब बात कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की आए तो हिंदू फिलोसॉफी में धर्म को अर्थ और काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और मोक्ष को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। महाभारत की कहानियों में भगवत गीता, स्टोरी ऑफ दमयंती, स्टोरी ऑफ शकुंतला, स्टोरी ऑफ पुरुरवा एंड उर्वशी, स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, स्टोरी ऑफ कच्छ एंड देवयानी और स्टोरी ऑफ ऋषेश्री, ये सब स्टोरीज भी इंक्लूड है। महाभारत में लगभग 1.8 मिलियन टोटल वर्ड्स हैं, जो कि इलियाद और ओडिसी की लेंथ को कंबाइन कर दे तो भी महाभारत इन दोनों से 10 गुना ज्यादा बड़ी है और रामायण से लगभग 4 गुना ज्यादा। इलियाद और ओडिसी होमर की 2 मेजर एशियन ग्रीक एपिक पोएम्स हैं और महाभारत को भारतीय परंपरा में 5वां वेद भी कहा जाता है। बाकी 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस एपिक का श्रेय ऋषि व्यास या वेद व्यास को दिया जाता है। वेद व्यास यानी द वन हु क्लासिफाइड द वेदास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। व्यास ने महाभारत को इतिहास के रूप में डिस्क्राइब किया। महाभारत के पहले सेक्शन में कहा गया है कि वे लॉर्ड गणेश थे जिन्होंने व्यास के आदेश पर पाठ लिखा था, लेकिन स्कॉलर्स द्वारा महाकाव्य के बाद के इंटरपोलेशन के रूप में माना जाता है और क्रिटिकल एडिशन में लॉर्ड गणेश का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। महाभारत को सबसे पहले तक्षशिला में व्यास के शिष्य ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। किंग जन्मेजय जो कि पांडव प्रिंस अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन थे। यह कहानी कई वर्षों बाद उग्रश्रवा सोती नामक एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर द्वारा नेमिसा वन में राजा सोनक कुलपति के लिए 12 साल के बलिदान देने वाले ऋषियों के एक ग्रुप को फिर से सुनाई जाती है। महाभारत की शुरुआत इस प्रेयर से होती है और इनफैक्ट ये प्रेयर तो हर एक पर्व की शुरुआत में है। नारायणम नमस्कृत्य नरम केव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम केव ततो जयमुदीराय, यानी ओम नारायण और नर सबसे श्रेष्ठ पुरुष और देवी सरस्वती को प्रणाम करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। नर और नारायण 2 एंशिएंट सेजेस थे जो कि लॉर्ड विष्णु के ही अंश थे। नर अर्जुन का पिछला जन्म था और नारायण का मित्र था, जबकि नारायण लॉर्ड विष्णु का ही अवतार थे और इस तरह श्री कृष्ण का पिछला जन्म था। महाभारत को 18 पर्वों या बुक्स में डिवाइड किया गया है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन या अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। एक और अलग से पर्व है जिसका नाम है हरिवंश पर्व। इसमें कृष्ण के जीवन के उन पार्ट्स को कवर किया गया है जो महाभारत के इन 18 पर्वों में नहीं है। पहला पर्व आदि पर्व या द बुक ऑफ बिगिनिंग। महाभारत की 18 बुक्स में से फर्स्ट बुक है। संस्कृत में आदि का अर्थ है प्रथम यानी फर्स्ट। आदि पर्व में ट्रेडिशनली 19 पार्ट्स और उन अलग अलग 19 पार्ट्स में 236 अध्याय यानी चैप्टर्स हैं। 19 पार्ट्स के नाम कुछ इस तरह हैं: अनुक्रमणिका पर्व, संग्रह पर्व, पोष्य पर्व, पोलोम पर्व, आस्तिक पर्व, आदि वंश अवतारण पर्व या अंश अवतारण पर्व, संभव पर्व, जाटुग्री दाह पर्व, हिडिंबा वत पर्व, वाक वत पर्व, चैत्र रथ पर्व, स्वयंवर पर्व, वैवाहिक पर्व, विदुर आगमन पर्व, राज्य लाभ पर्व, अर्जुन वनवास पर्व, सुभद्रा हरण पर्व, हरणा हरिका पर्व और आखिरी खांडव दाह पर्व। आदि पर्व में भारत और भृगुओं के इतिहास के बारे में बताया गया है और कुरु किंगडम के राजकुमारों का जन्म और प्रारंभिक जीवन और धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों के उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। दूसरा पर्व सभा पर्व या द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। ये महाभारत की 18 बुक्स में से सेकेंड बुक है। सभा पर्व में 10 पार्ट्स और उन 10 पार्ट्स में 81 चैप्टर्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं: सभा क्री पर्व, लोकपाल सभा खयाना पर्व, राजसूय रंभा पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व, राजसूयिका पर्व, अर्घ्य हरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, द्यूत पर्व और अनुद्यूत पर्व। सभा पर्व इंद्रप्रस्थ में माया द्वारा निर्मित महल और सभा कक्ष से शुरू होता है। मिडिल पार्ट्स
पार्ट्स में दरबार के जीवन, युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन किया गया है जिससे पांडवों के साम्राज्य का विस्तार हुआ। लास्ट के 2 पार्ट्स में धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की एक बुराई और लत जुए का वर्णन है। दुर्योधन द्वारा प्रोत्साहित शकुनी ने युधिष्ठिर का मजाक उड़ाया और उन्हें पासे के खेल में शामिल होने के लिए ललचाया। युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और खेल हार गए, जिससे अंततः पांडवों को निर्वासन यानी वनवास जाना पड़ा। इसी में कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर जरासंध का भी वध किया। तीसरा पर्व वन पर्व, जिसे बुक ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये इसकी तीसरी बुक है। ये बुक इन 18 बुक्स में से सबसे बड़ी बुक है, जिसमें 21 पार्ट्स और इन पार्ट्स के अंदर 324 चैप्टर्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं: अरण्यक पर्व, किरमिरावत पर्व, अर्जुन अभिगमन पर्व, केरात पर्व, इंद्रलोक गमन पर्व, नलोपाख्यान पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, यक्ष युद्ध पर्व, निवाट कवच युद्ध पर्व, अजगर पर्व, मार्कंडेय समस्या पर्व, द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व, घोष यात्रा पर्व, मृग सपनोभव पर्व, वृहद द्रोणिका पर्व, द्रौपदी हरण पर्व, जयद्रथ विमोक्षण पर्व, राम उपाख्यान पर्व, पतिव्रता महात्मय पर्व, कुंडल हरण पर्व और अरण्य पर्व। यह पर्व जंगल में पांडवों की 12 साल की यात्रा के इतिहास का है, जहाँ वे जीवन के सबक सीखते हैं और अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। वन पर्व में अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम के मिथ्स हैं। नहुसा नाग और युधिष्ठिर और उशिनारा और बाज की कहानियां हैं। इसमें नल और दमयंती और सावित्री और सत्यवान की लव स्टोरीज भी है। चौथा पर्व विराट पर्व, जिसे बुक ऑफ विराट भी कहा जाता है। ये 4th बुक है। इसमें 4 पार्ट्स और 72 चैप्टर्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं: पांडव प्रवेश पर्व, कीचक वध पर्व, गोहरण पर्व और वैवाहिक पर्व। इसमें वनवास के 13वें वर्ष की चर्चा की गई है, जिसे पांडवों को जंगल में अगले 12 वर्षों के वनवास से बचने के लिए 1 साल गुप्त रूप से बिताना होगा। वे विराट के दरबार में ऐसा करते हैं। वे अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। युधिष्ठिर राजा के सामने गेम एंटरटेनर की पहचान रखते हैं और खुद को कंक कहते हैं। भीम कुक बल्लव के रूप में, अर्जुन किन्नर ब्रिनल्ला के रूप में डांस और म्यूजिक सिखाते हैं और महिलाओं जैसे कपड़े पहनते हैं। वही नकुल ग्रंथिका के रूप में घोड़े चराते हैं और सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय चराते हैं और द्रौपदी मालिनी के नाम से सेरंद्री बनकर रानी सुदेशना के पास रहती है। 5वां पर्व उद्योग पर्व या द बुक ऑफ एफर्ट, ये 5वीं बुक है। इसमें 10 पार्ट्स और 199 चैप्टर्स हैं। सैन्योद्योग पर्व, संजय यान पर्व, प्रजागर पर्व, सनत सुजात पर्व, यन संधि पर्व, भगवतयान पर्व, सैन्य निर्याण पर्व, उलूकाभिगमन पर्व, रथ तीर्थ संख्यान पर्व और अम्बोपाख्यान पर्व। उद्योग पर्व में पांडवों के वनवास खत्म होने के तुरंत बाद के पीरियड के बारे में बताया गया है। पांडव वापस आते हैं और अपना आधा राज्य मांगते हैं, लेकिन कौरव मना कर देते हैं, जिसके बाद शांति के कई प्रयास किए गए, लेकिन सब असफल रहे। उसके बाद महान युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी की गई। छठा पर्व भीष्म पर्व, यह महाभारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसका मेन हीरो कर्ण नहीं बल्कि भीष्म और कृष्ण है। इस पर्व में व्यास द्वारा कृष्ण के कैरेक्टर को गहरा महत्व दिया गया है। इसमें वे अपना दिव्य रूप भी दिखाते हैं। इसमें 4 पार्ट्स और 122 चैप्टर्स हैं। महाभारत की इस बुक में भगवत गीता भी शामिल है, जिसे कभी कभी गीता या भगवान का गीत या दिव्य गीत भी कहा जाता है। इस बुक में युद्ध के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक के बारे में बताया गया है, जिसमें उत्तर की डेथ से लेकर भीष्म के पतन तक का वर्णन है। उत्तर जो कि अभिमन्यु का बहनोई है और उत्तरा का भाई है। कर्ण ने इस युद्ध में पहले से लेकर 10वें दिन तक युद्ध नहीं किया, क्योंकि ये भीष्म का आदेश था। 7वां पर्व द्रोण पर्व, इसमें 8 पार्ट्स और इन पार्ट्स में 204 चैप्टर्स हैं। द्रोण अभिषेक पर्व, समसप्तका बाधा पर्व, अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिजन पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व, द्रोण वध पर्व और नारायणास्त्र मोक्षण पर्व। द्रोण पर्व में कुरुक्षेत्र के 11वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य बने। अगले 4 दिनों तक उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध के 15वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पर्व में बताया गया है कि कैसे युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और भी ब्रूटल होता जा रहा था और कैसे युद्ध के नियमों को दोनों पक्षों द्वारा नजरअंदाज किया जाने लगा। इसका कारण यही था कि युद्ध में उनके अपने मारे जा रहे थे। और तो और अब युद्ध सूर्यास्त के साथ समाप्त नहीं होता था, अब युद्ध रात तक भी बढ़ गया था और युद्ध के दौरान लाखों सैनिक और कहानी के मेन कैरेक्टर्स अभिमन्यु, जयद्रथ, द्रोण और घटोत्कच मारे गए। 8वां पर्व कर्ण पर्व, इसमें 2 पार्ट्स और 96 चैप्टर्स हैं। कर्ण पर्व और कर्ण वध पर्व। कर्ण पर्व में कौरवों के तीसरे सेनापति के रूप में कर्ण को नियुक्त किया गया। ये बुक डिस्क्राइब करती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें और 17वें दिन युद्ध किस तरह से भयानक हो गया था। कर्ण, जिन्हें क्रिटिकली महाभारत के हीरो के रूप में प्रशंसित किया गया है, जो कि स्वयं परशुराम और भगवान राम के समान योद्धा थे। इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना कर्ण और अर्जुन के बीच आखिरी युद्ध था, जिसमें कर्ण मारा जाता है। 9वां पर्व शल्य पर्व, इसमें 4 पार्ट्स और 65 चैप्टर्स हैं। शल्य वध पर्व, शल्य पर्व, गदा प्रवेका पर्व और गदा युद्ध पर्व। शल्य पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन कौरवों के चौथे सेनापति के रूप में शल्य की नियुक्ति की गई। इस पर्व में शल्य की डेथ को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे दुर्योधन घायल हो गया और पूरी कौरव सेना में बस 3 ही जीवित बचे थे। बुक में कौरवों की साइड के जीवित बचे लोग, विशेष रूप से दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के बीच क्रोध और घृणा को मेंशन किया गया है। 10वां पर्व सौप्तिक पर्व या द बुक ऑफ स्लीपर्स, इसमें 2 पार्ट्स और 18 चैप्टर्स हैं। सौप्तिक पर्व और एशिक पर्व। सौप्तिक पर्व में मेनली कौरव सेना के 3 जीवित बचे लोग अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के रिवेंज की स्टोरी है। इन तीनों ने रात के समय पांडव शिविर पर हमला किया जब सभी लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव शिविर के कई योद्धाओं को मार डाला, जैसे सेनापति धृष्टद्युम्न, उप पांडवास, शिखंडिनी, तमोजास,
धृतराष्ट्र, युद्धमन्यु और भी कई सारे। और केवल पांडव शिविर से युद्ध में भाग लेने वाले 8 ही जीवित बचे थे। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु। 11वां पर्व स्त्री पर्व या द बुक ऑफ वुमेन। इसमें 4 पार्ट्स और 27 चैप्टर्स हैं। विशोक पर्व, स्त्री पर्व, श्रद्धा पर्व और जल प्रदानिका पर्व। इसमें युद्ध के कारण महिलाओं के दुख का वर्णन है। ये पर्व मनुष्यों के दुख को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे धृतराष्ट्र और पांडव भाइयों का। 12वां पर्व शांति पर्व या बुक ऑफ पीस। ये बुक 18 बुक्स में से सबसे लंबी बुक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं और 365 चैप्टर्स हैं। राजधर्म अनुशासन पर्व, अपधर्म अनुशासन पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। ये बुक युद्ध के समाप्त होने के बाद की है। दोनों साइड ने पीस को एक्सेप्ट कर लिया और युधिष्ठिर ने पांडव किंगडम पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। शांति पर्व में मरते हुए भीष्म और कई ऋषियों द्वारा दी गई सजेशन के अकॉर्डिंग रूलर की ड्यूटीज, धर्म और गुड गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। पर्व में कई सिंबॉलिक स्टोरीज भी है, जैसे कि भूखे और शाकाहारी विश्वामित्र ने अकाल के दौरान मांस चुरा लिया और बहेलिया और कबूतर जैसी दंत कथाएं। 13वां पर्व अनुशासन पर्व या बुक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। इसमें 2 पार्ट्स और 154 चैप्टर्स हैं। दान धर्म पर्व और भीष्म स्वर्गारोहण पर्व। अनुशासन पर्व शांति पर्व की थीम को कंटिन्यू रखता है। एक शासक के कर्तव्यों की चर्चा, कानून का शासन और जो लीडर के करीबी लोग हैं उनके लिए धर्म पर निर्देश। ये डायलॉग युधिष्ठिर, भीष्म और अदर सेजेस के बीच में। इस पर्व में कई सिंबॉलिक टेल्स यानी प्रतीकात्मक कहानियां और किंवदंतियों का वर्णन किया गया है, जैसे नचिकेत की कथा। साथ ही कुरु परिवार के सबसे बड़े सदस्य भीष्म की मृत्यु और अंतिम संस्कार भी बताया गया है। 14वां पर्व अश्वमेधिका पर्व यानी द बुक ऑफ द हॉर्स सेक्रीफाइस। इसमें 2 पार्ट्स और उन पार्ट्स में 96 चैप्टर्स हैं। अश्वमेधिका पर्व और अनुगीता पर्व। अश्वमेधिका पर्व की शुरुआत कृष्ण और व्यास की सलाह से होती है, जो युधिष्ठिर को अश्वमेध समारोह करने की सलाह देते हैं। युधिष्ठिर बताते हैं कि कैसे युद्ध के कारण उनका राजकोष खाली हो गया। इस बात पर कृष्ण उन्हें मेरू पर्वत के निकट हिमावत में गोल्ड माइनिंग करने की सलाह देते हैं। वे किंग मुरत्ता की स्टोरी भी सुनाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने सोना निकाला, अपने राजकोष में सोना भरा और अश्वमेधिका समारोह शुरू किया। 15वां पर्व आश्रम वासिका पर्व या द बुक ऑफ हर्मिटेज। इसमें 3 पार्ट्स और 39 चैप्टर्स हैं। आश्रमवास पर्व, पुत्र दर्शन पर्व और नारद गमन पर्व। इसमें ग्रेट वॉर के बाद युधिष्ठिर के शासनकाल के 15 सालों को डिस्क्राइब किया गया है। 5 पांडव अपने चाचा के परिवार के जो लोग बच गए थे उनके साथ खुशी खुशी रहते हैं। युधिष्ठिर शासन के मामलों में धृतराष्ट्र से परामर्श लेते हैं। द्रौपदी की गांधारी से मित्रता हो जाती है और व्यास और अन्य ऋषि अपनी दंत कथाओं और ज्ञान के साथ राज्य का दौरा करते हैं। बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी संन्यास ले लेते हैं और जंगल में एक साधु का जीवन जीते हैं। 16वां पर्व मोसल पर्व यानी द बुक ऑफ क्लब्स। इसमें 9 चैप्टर्स हैं। ये महाकाव्य की 3 सबसे छोटी बुक्स में से एक है। मोसल पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के 36 साल बाद कृष्ण की डेथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद द्वारका का समुद्र में डूबना, बलराम की समुद्र में डूबने से डेथ, वासुदेव की डेथ और यादव वंश के बीच कई सिविल वॉर्स लड़े गए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। यादवों की आपसी लड़ाई के कारण ही पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया और स्वर्ग की ओर चलना शुरू कर दिया। ऐसे इवेंट्स महाभारत की लास्ट 2 बुक्स में बताए गए हैं। 17वां पर्व महाप्रस्थानिका पर्व या द बुक ऑफ ग्रेट जर्नी। ये महाभारत की लास्ट 2nd बुक है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ये इस महाकाव्य की सबसे छोटी बुक है। इस पर्व में पूरे भारत में पांडवों की यात्रा और आखिर में हिमालय की ओर जाने का वर्णन किया गया है, जब वे सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। जैसे वे अपना राज्य छोड़ते हैं, एक कुत्ता उनसे दोस्ती कर लेता है और उनकी यात्रा में शामिल हो जाता है। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की डेथ हो जाती है। उसके बाद चारों पांडव भाइयों की भी बीच में डेथ हो जाती है। केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं। महाप्रस्थानिका पर्व में उनकी बातचीत और स्वर्ग न पहुंच पाने के रीजंस को डिस्क्राइब किया गया है। 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व या द बुक ऑफ द एसेंट टू हेवन। ये 18 बुक्स में से सबसे लास्ट बुक है। इसमें 6 चैप्टर्स हैं। ये भी महाकाव्य की सबसे छोटी बुक्स में से एक है। इस पर्व में युधिष्ठिर के स्वर्ग आगमन, उनकी नरक यात्रा और दोनों स्थानों पर उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जब युधिष्ठिर को स्वर्ग में बुरे लोग और नरक में अच्छे लोग मिलते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें नरक भेजा जाए, जहाँ उन्हें प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। तब देवताओं ने बताया कि उनके परिजन वास्तव में स्वर्ग में ही है और युधिष्ठिर की प्रसन्नता के साथ ये पर्व समाप्त होता है। कुरुक्षेत्र वॉर की हिस्टोरिसिटी अनक्लियर है। कई हिस्टोरियंस का अनुमान है कि कुरुक्षेत्र वॉर की डेट इंडिया के आयरन एज के 10th सेंचुरी BC की है। लगभग 1200 से 800 BC के दौरान कुरु साम्राज्य पॉलिटिकल पावर का सेंटर था। महाभारत वॉर के लिए आर्यभट्ट की डेट 18 फरवरी 3102 BC भारतीय परंपरा में कुछ ज्यादा ही फैली हुई है। कुछ सोर्सेस इसे कृष्णा के धरती से गायब होने के रूप में भी चिन्हित करते हैं। पुलाकेशिन II का एहोन इंस्क्रिप्शन, जो कि साका 556 यानी 634 CE का है, उसमें दावा किया गया है कि भारत युद्ध को 3735 ईयर्स हो गए हैं। इस हिसाब से महाभारत वॉर की डेट 3137 BC की बताई गई है। वैसे ऐसी बहुत सारी अलग अलग डेट्स हैं और कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी डेट रियल है। वैसे बहुत सारों के माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या महाभारत सच में हुई थी या ये बस एक कहानी है। तो इसका आंसर मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मानते हैं कि ये हुआ था तो आप कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ था। एक्चुअली ये आप पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि गॉड, बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत सारे नहीं मानते। जो मानते हैं उनके पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे वे साबित कर सकते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, और
जो नहीं मानते वो भी साबित कर सकते हैं। वैसे कुछ फैक्ट्स हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि महाभारत रियल है। पहला, रिकॉर्ड्स ऑफ भरत डिनेस्टीज एंड रियल हिस्टोरिकल लिनेज। महाभारत की पहली बुक आदि पर्व के अकॉर्डिंग भरत राजवंश और उनके वंश के बारे में बताया गया है। भरत नाम जो कि इंडिया का हिंदी में नाम है इसी राजवंश से लिया गया है। किंग मनु से लेकर 50 से ज्यादा किंग्स और उनके राजवंश को डिटेल में मेंशन किया गया है। किसी काल्पनिक कहानी में इतने सारे किंग्स और उनके राजवंश का यूज करना अनयूजुअल है, जबकि किसी फिक्शनल स्टोरी के लिए केवल 5 से 6 राजा ही काफी होंगे। दूसरा, इट इज रिटन एज इतिहास यानी हिस्ट्री। महाभारत में ऑथर ने क्लियरली बताया है कि ये एक इतिहास है। इतिहास एक संस्कृत वर्ड है। पुराण और इतिहास वर्ड्स स्पष्ट रूप से एंशिएंट पीपल द्वारा एंशिएंट और रिसेंट इवेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए कॉइन किए गए थे। दोनों वर्ड्स अलग अलग समय पर घटित इतिहास को डिनोट करते हैं। जो लोग महाभारत और कुरुक्षेत्र वॉर के हिस्टोरिकल इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि अगर लेखक का इरादा एक कविता या काल्पनिक रचना लिखना होता तो भी इसे एपिक या स्टोरी कहता, जो कि उस समय परंपरा थी। तीसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। अगर आपको महाभारत में मेंशन कलयुग के बारे में पढ़ने का मौका मिले, कलयुग यानी मॉडर्न टाइम्स, उसमें फ्यूचर सिविलाइजेशन के बारे में कृष्णा ने जो भी भविष्यवाणी की थी वह सच हुई। लेकिन यहाँ एक चीज नोट जरूर करें कि ये भविष्यवाणियां नहीं थी बल्कि गीता का ही एक हिस्सा था। वो याद रखें ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखा गया था। फोर्थ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। मराइन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात की एंशिएंट सबमर्ज सिटी द्वारका की खोज करते हुए वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताए गए स्टेटमेंट्स के सपोर्ट में और एविडेंस को अनकवर किया। जैसा कि महाभारत और दूसरे वैदिक लिटरेचर्स में डिस्क्राइब है कि मैसिव फोर्ट वॉल्स, पियर्स और जेटी यानी घाट और बांध, इन सब के साथ लॉर्ड कृष्णा की एंशिएंट पोर्ट सिटी द्वारका में पूरी सबमर्ज सिटी पाई गई है। प्लीज नोटिस दैट ये उन लोगों द्वारा दावे किए गए हैं जो महाभारत को एक हिस्टोरिकल नैरेटिव के रूप में सपोर्ट करते हैं। पांचवी, रियल प्लेसेस मेंशन इन महाभारत एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नॉर्थ इंडिया में 35 से अधिक साइट्स से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं और उनकी पहचान महाभारत में डिस्क्राइब एंशिएंट सिटीज के रूप में की गई है। इन साइट्स पर तांबे के बर्तन, लोहा, मोहरे, सोने और चांदी के ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा डिश और चित्रित ग्रे मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की साइंटिफिक डेटिंग इंडिया के नॉन आर्यंस इन्वेजन मॉडल से मेल खाती है। महाभारत में मेंशन सभी प्लेसेस रियल है, सभी आइडेंटिफाई किए गए हैं और आज भी उसी नाम से मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए हस्तिनापुर यूपी में है और हस्तिनापुर में महाभारत के कई एविडेंस मौजूद है। इंद्रप्रस्थ प्रेजेंट डे दिल्ली में है। द्वारका गुजरात तट पर स्थित है। कुरुक्षेत्र जहाँ वास्तव में वॉर हुआ था वह प्रेजेंट डे हरियाणा में दिल्ली के पास है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। केका किंगडम आज के पाकिस्तान में स्थित है। मद्र किंगडम भी पाकिस्तान में, गांधार किंगडम अफगानिस्तान में, कम्बोज किंगडम ईरान में और परम कम्बोज किंगडम तजाकिस्तान में स्थित है। महाभारत के शहर इंडिया तक इसलिए सीमित नहीं है क्योंकि महाभारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भारत कहा गया है। छठा, प्रोग्रेशन फ्रॉम रामायण। महाभारत रामायण की जो डिनेस्टीज हैं उनकी अगली कड़ी है और इसमें अच्छी तरह से चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी एक इवेंट्स दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है और इसी तरह से एक चेन बनी हुई है। यहाँ तक कि दोनों महान महाकाव्यों में अलग अलग किंग्स और उनकी डिनेस्टीज के बीच रिलेशंस भी एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर दोनों दो पूरी तरह से अलग अलग इंसान द्वारा दो अलग अलग समय पर लिखे गए महाकाव्य थे तो सब कुछ यहाँ तक कि बारीक से बारीक डिटेल भी मैच क्यों करेगी, जबकि रामायण के हजारों साल बाद महाभारत होती है। सातवां, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया है कि युद्ध के ठीक पहले लॉर्ड कृष्ण कार्तिक महीने में उस दिन हस्तिनापुर गए थे जब मून रेवती नक्षत्र में था। हस्तिनापुर जाते समय कृष्ण ने ब्रिक्सतला नामक एक स्थान पर विश्राम किया और उस दिन मून भरणी नक्षत्र में था। जिस दिन दुर्योधन ने कृष्ण के सभी प्रयासों को ठुकरा दिया उस दिन मून पुष्य नक्षत्र में था, यानी इसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बातों का भी ध्यान रखा गया है। आठवां, द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी। 1500 बीसी के बाद यूरोपियन स्कॉलर्स नोमैडिक आर्यन ट्राइब्स को इंडिया लाए। ये आर्यन 700 बीसी से पहले कैसे संस्कृत लैंग्वेज बना सकते हैं और ये सभी टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। लोकमान्य तिलक, श्री अरबिंदो और दयानंद सरस्वती जैसे ग्रेट इंडियन थिंकर्स ने भी यूरोपियन थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया था। नौवां, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दैट प्रूव टू बी करेक्ट। मौर्य, गुप्त और इंडो ग्रीक डिनेस्टीज भी पुराणों में रिकॉर्डेड है। इन डिनेस्टीज को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इन्हें ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी रिकॉर्ड किया है। 10वां, फेमस ओपनहेमर कोड। मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब के आर्किटेक्ट ओपनहेमर जो मनहाटन प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। मनहाटन एक्सप्लोजन के बाद एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, हाउ डू यू फील आफ्टर हैविंग एक्सप्लोडेड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन अर्थ। इस क्वेश्चन पर ओपनहेमर का आंसर था, नॉट द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बट द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन मॉडर्न टाइम्स। वे स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि एंशिएंट इंडिया में ऐसे वेपन्स का यूज किया जाता था। 11वां, द इनॉर्मिटी ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड। महाभारत लॉन्गेस्ट नॉन एपिक पोयम है और इसे अब तक की लिखी गई सबसे लंबी पोयम के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसके सबसे लंबे वर्जन में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन वर्ड्स का यूज किया गया है। ये बात तो मैंने आपको बताई है। आज के स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की दुनिया में लार्ज अमाउंट में डाटा को एक साथ इजीली मेंटेन किया जा सकता है। एंशिएंट टाइम की बात करें, जब इनॉर्मस डॉक्यूमेंट को सर्च करने, कंसिस्टेंसी बनाए रखने, स्टोरी का अनुमान लगाने और साइट रेफरेंसेस के लिए कोई भी कंट्रोल प्लस ऐप अवेलेबल नहीं था। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो बताते हैं कि महाभारत एक रियल स्टोरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि महाभारत रियलिटी में नहीं हुआ था। पहला, द इनॉर्मस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। कुरुक्षेत्र वॉर के दौरान
दौरान 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों की डेथ हुई थी। ये महाभारत में डॉक्यूमेंटेड है, जबकि साइंटिफिक स्टडीज का अनुमान है कि 1000 बीसी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 115 मिलियन थी। ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है। यदि महाभारत को हिस्ट्री के रूप में वैलिडेट करना है तो ये 4000 बीसी से पहले हुआ होगा। याद रखिए कि हमारे पास 5000 बीसी से लेकर अब तक के अच्छे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अनुमान 7 से 28 मिलियन है। महाभारत की आर्मी की स्ट्रेंथ को देखे तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11। और महाभारत में एक अक्षौहिणी को डिस्क्राइब किया गया है। एक अक्षौहिणी में 21,870 कैरियर्स यानी रथ, 21,870 एलिफेंट्स, 65,610 हॉर्सेस और 1,09,350 इन्फेंट्री होते हैं। इस हिसाब से पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी यानी 1,53,090 कैरियर्स, 1,53,090 एलिफेंट्स और एलिफेंट राइडर्स, 4,59,270 हॉर्सेस और हॉर्स राइडर्स, 7,65,450 इन्फेंट्री। टोटल काउंट करें तो 15,30,900 सोल्जर्स थे। ये तो पांडवों की साइड के हैं। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी यानी टोटल काउंट करें इसका तो 24,05,700 सोल्जर्स कौरवों के साइड थे। दूसरा, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस आर साइक्लिक इन नेचर। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा ही लूनर एक्लिप्स देखने में कितने ईयर लगेंगे? वे इसका कैसे अनुमान लगाते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल डाटा नेचर में साइक्लिक है। पीवी वर्तक ने प्लेनेटरी पोजीशन का यूज करके 16 अक्टूबर 5561 बीसी की डेट कैलकुलेट की। पीवी होले ने प्लेनेटरी पोजीशंस और कैलेंडर सिस्टम का यूज करके 13 नवंबर 3143 बीसी की डेट बताई है। आर्यन येंगन ने डबल एक्लिप्स और सैटर्न प्लस जुपिटर कंजक्शंस का यूज करके 1478 बीसी की डेट कंक्लूड की। इंडिया में आयरन एज लगभग 1500 बीसी या उसके बाद शुरू हुआ था ऐसा माना जाता है। और महाभारत में आयरन वेपन्स का भी यूज किया गया था ऐसा मेंशन है। ये पॉइंट बताता है कि महाभारत जो हुआ था वो हाल ही का हो सकता है। तीसरा, द आर्यन थ्योरी इज नॉट रूल्ड आउट बाय हिस्टोरियंस। ऋग्वेद और पुराणों सहित वेदों में आर्यंस के इंडिया के माइग्रेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ऋग्वेद में आर्यंस और दासों और दस्युओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट को भी बताया गया है। इसमें दासों और दस्युओं को ऐसे लोग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो सेक्रीफाइस यानी बलिदान नहीं करते या देवताओं की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि इंडिया में आर्यंस का माइग्रेशन एक वेस्टर्न थ्योरी है। चौथा, एंशिएंट न्यूक्लियर वॉर थ्योरीज डिस्प्रूव। डिटेल में जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वास्तव में महाभारत में एक एंशिएंट एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया गया था जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, जिसमें वैशंपायन कहते हैं, When the 36th year after the battle was reached, the delighter of Kurus, Yudhishthir, beheld many unusual portents, winds, dry and strong, and showering gravels blew from every side. Bird began to wheel, making circles from the right to left. The great rivers ran in opposite directions. The horizon on every side seemed to be always covered with fog. Meteors, showering blazing coals, fell on earth from the sky. A single projecting charge with all the power in the universe, an incandescent column of smoke, in flame as bright as 10,000 suns, rose in all its splendor. It was unknown weapon, an iron thunderbolt, a gigantic messenger of death, which reduced to ashes an entire race. The corpses were so burned as to be unrecognizable. Their hair and nails fell out. Pottery broke without any apparent cause, and the birds turned white. After a few hours, all foodstuffs were infected. To escape from this fire, the soldiers threw themselves into the river. The sun's disk, O king, seemed to be always covered with dust. At its rise, the great luminary of day was shone of splendor and seemed to be crossed by headless trunks of human beings. Fire circles of light were seen every day around both the sun and the moon. These circles showed 3 hues. ऐसा लगता है कि इसमें एटॉमिक बॉम्ब और रेडियो एक्टिविटी को भयानक तरीके से बताया गया है, लेकिन किसी भी आर्कोलॉजिकल पब्लिकेशंस में इस कहानी जैसा कुछ भी नहीं है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और दूसरे किसी इंडस वैली साइट्स की खुदाई में ना तो कोई ऐसी कोई चीज मिली है जैसे कि रेडियो एक्टिव स्केलेटन्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। पांचवा, द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द्वारका इज अ पोस्ट मौर्यन साइट। आसपास की साइट्स की स्टडी से पता चलता है कि द्वारका के स्ट्रक्चर्स का पीरियड हिस्टोरिकल और लेट मिडिवल पीरियड का बीच का हो सकता है। द्वारका में मराइन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से बड़ी संख्या में स्टोन स्ट्रक्चर्स सामने आए जो इंटरटोटल जोन से लेकर 6 मीटर तक पानी में गहराई में सेमी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की शेप के हैं, और ये कहीं से कहीं तक एंशिएंट द्वारका सिटी से मिलते जुलते दिखाई नहीं पड़ते। छठा, फिक्शनल स्टोरीज विद रियल सेटिंग आर कॉमन। रियल सेटिंग्स, प्लेसेस और पीपल का यूज करके बनाई गई कई फिक्शनल स्टोरीज हैं, जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स, कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन या स्पाइडरमैन। अब इनमें भी सिटीज रियल ही है, लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते कि कैप्टन अमेरिका और ये सब रियल है। सातवां, रिडक्शन। 1996 की फिल्म द केबल गाय। इस फिल्म में जिम कैरी ने एक डिस्टर्ब केबल गाय का रोल किया था जो फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है। इसमें एक सीन है जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करता है। जिम का कैरेक्टर बारिश में चिल्लाता है कि कैसे हर एक अमेरिकन के पास केबल टीवी, कंप्यूटर और फोन ये सब एक साथ होंगे। इसी तरह 1968 की 2001 का स्पेस ओडेसी, कई लोग इसे अब तक की बनी सबसे ग्रेटेस्ट स्पेस मूवी मानते हैं। इस मूवी में फ्यूचर के बारे में एक नहीं बल्कि कई चीजों की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें टेबलेट कंप्यूटिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस टूरिज्म ये सब इंक्लूड है। आठवां,
नवा, आर्कियोलॉजी एंड एविडेंस अबाउट द महाभारत डू नॉट कोरिलेट। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा और बेरठ जैसे कई जगहों पर आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन से मिट्टी के बर्तनों के एविडेंस मिले हैं, जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है, जो कि circa 1000 BC के हैं। इससे पता चलता है कि ये साइट्स इसी समय के आसपास बसी हुई थी। वो यहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग एग्रीकल्चर करते थे। एक स्ट्रॉन्ग लोकल ट्रेडिशन है कि न्यू दिल्ली का पुराना किला उस स्थान को मार्क करता है जहाँ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। शम्स सिराज अफीफ की तारीख की फिरोज शाही में कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ परगना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था। वैसे तारीख की फिरोज शाही ये बुक 14th सेंचुरी की है। वेस्ट दिल्ली के नारायण विलेज में पाए गए 14th सेंचुरी के एक शिलालेख में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है। अबुल फजल की 16th सेंचुरी की आईनी अकबर में कहा गया है कि हुमायूं का किला उस स्थान पे बनाया गया है जहाँ बहुत पहले पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हालांकि अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इसका कोई महाभारत से कोई कनेक्शन था। नौवा, प्रॉब्लम विद द टाइमलाइन ऑफ व्हेन द महाभारत इवेंट्स एंड कुरुक्षेत्र वॉर हैपेंड। जो कोई भी ये प्रूव करना चाहता है कि हाँ महाभारत और कुरुक्षेत्र वॉर एक्चुअल में हुआ था, उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही प्रूव करना होगी कि ये हुआ कब था। सबसे पहले ये बहुत क्लियरली पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट सिविलाइज्ड ह्यूमन मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट्स उसके थे। डेट 7000 BC से 5500 BC। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्चे मैदान पर रहते थे। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लगभग 3300 BC से 1300 BC तक चली। वैदिक पीरियड जो रामायण और महाभारत से पहले हुआ था। ये लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडिया में आर्यंस के माइग्रेशन के साथ ओवरलैप हो रहा है। आर्यंस वे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आर्काइक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे और वे एंशिएंट ईरान और नॉर्थर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में बस गए थे। इससे महाभारत के इवेंट्स की डेट 1500 BC के बाद की बनती है। हालांकि किसी भी वेद में महाभारत का कोई जिक्र नहीं है, जो कि नेचुरल है क्योंकि महाकाव्य कोई वेदों के ज्ञान का अल्टीमेट सोर्स बताया गया है। ये डेट्स को और नीचे की ओर धकेलता है और लगभग 500 BC या उसके बाद इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री के साथ मेल खाता है। और उस वक्त था मगध किंगडम। ग्रेटर मगध के इस रीजन का अपना एक अलग कल्चर और बिलीफ सिस्टम था जो हिंदुइज्म से भी पहले का था। सेकेंड, अर्बेनाइजेशन का ज्यादातर भाग यहीं पर था। यहीं पर जैन धर्म भी मजबूत हुआ और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हमारे पास उस टाइम के ग्रीक से लेकर बेबीलोन तक के सोर्सेस हैं, जिनमें से कहीं तक ग्रेट वॉर मेंशन नहीं है, जैसा कि महाभारत में मेंशन है। 10वां, द इनॉर्मिटी ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड अ लॉन्ग चेन ऑफ लिनेज एंड फिजिक्स। महाभारत जो कि क्रिएटिविटी और लिटरली स्किल्स वाला एक शानदार महाकाव्य है, लेकिन हमारे पास ऐसी भी मिसाल है जहाँ हमें नहीं पता था कि इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और एंशिएंट पीपल के लिए उस प्रोपोर्शन में स्ट्रक्चर्स बनाना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि उन्होंने इसे किस तरह से बनाया था। इसका एक और मॉडर्न एग्जांपल अमेरिकन नोवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर जॉर्ज R.R. मार्टिन की एपिक फैंटेसी नॉवेल्स की एक सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर भी है। हम में से कई लोगों ने टीवी सीरीज द गेम ऑफ थ्रोन्स और द हाउस ऑफ ड्रैगन्स तो देखी ही है और हम इसके फिक्शनल नेचर से भी अवेयर हैं। कई घरों विशेष रूप से टारगेरियन की डिटेल और फैमिली ट्री की इनॉर्मिटी बहुत डिटेल्स में। हालांकि महाभारत जितनी नहीं है, हमारे पास आज भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि महाभारत हुआ था। वैसे बात प्रूफ और डिसप्रूफ करने की नहीं है, आप उस कहानी से या उस बुक से क्या सीखते हैं ये ज्यादा मायने रखता है कि पांडवों से आपको क्या सीखने को मिलता है और कौरवों से क्या मिलता है। उस कहानी का आपकी लाइफ पर क्या अफेक्ट पड़ता है ये ज्यादा मायने रखता है। हाँ, वैसे पुराणों के हिसाब से महाभारत हुई थी। महाभारत का पहला बंगाली ट्रांसलेशन 16th सेंचुरी में सामने आया। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन 1582 में अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर ने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था और उसका नाम रखा गया था राजम नामे यानी बुक ऑफ वॉर। अकबर ने 1574 में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक मकतब खाना या बुक ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। उसने एक ग्रुप बनवाया जिसे ये काम दिया गया कि वे संस्कृत बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। इसमें महाभारत के अलावा राज तरंगणी और रामायण जैसी बुक्स भी शामिल है। फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन किसारी मोहन गांगुली द्वारा विक्टोरियन प्रोस वर्जन था, जिसे 1883 और 1896 के बीच मुंशीराम मनोहर लाल पब्लिशर्स और M.N. दत्त द्वारा पब्लिश किया गया था। इंडियन वैदिक स्कॉलर श्रीपद दामोदर सातवलेकर ने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया और ये काम उन्हें इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। उनकी डेथ के बाद ये काम श्रुतिशील शर्मा ने किया। इंडियन सिनेमा में 1920s से इस एपिक के कई फिल्म वर्जन्स बनाए गए। कलयुग मूवी में श्याम बेनेगल द्वारा महाभारत को भी री इंटरप्रिटेट किया गया था। प्रकाश झा द्वारा डायरेक्टेड 2010 की फिल्म राजनीति महाभारत से इंस्पायर्ड है। 1988 में बलदेवराज चोपड़ा ने महाभारत नाम की एक टेलीविजन सीरीज बनाई जिसके डायरेक्टर रवि चोपड़ा थे और इसे इंडिया के नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन पर दिखाया गया था। 2013 के एंड में महाभारत को स्टार प्लस पर भी दिखाया गया था। इसको स्वास्तिक प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। भगवत गीता को अक्सर हिंदू फिलोसॉफी के लिए एक कॉन्साइज गाइड और लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल सेल्फ कंटेंट गाइड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। मॉडर्न टाइम्स में स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और कई ऐसे लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लोगों को इंस्पायर करने के लिए इस टेक्स्ट का यूज किया था। इसने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के वर्क्स को भी इंस्पायर किया, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी जो कर्ण और उसके संघर्षों को बताती है। तो ये थी जानकारी महाभारत की।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।